हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे अपना जो चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर, इसका नाम है व्यावसायिक सेवाओं का। इसी में जो हमारी वाणिज्यिक बैंक्स होती हैं उनके क्या क्या काम है इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, वाणिज्यिक बैंक के कार्य, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, जो भी हमारी मुख्य रूप से बैंक्स इनको हम समझते हैं, ये सारी वही सारी बैंक्स हैं। तो वही है लोन देना, पैसे देना, ठीक है, डॉलर का साइन है, और इंटरेस्ट पर ही नॉर्मली लोग चार्ज कर रहे होते हैं, तो हम लोग इंटरेस्ट को इस पर ऐसे परसेंटेज दिखा करके शो कर देते हैं। क्या क्या चीजें हैं, जमा स्वीकार करना, कैसे परमिशन मिलती है इनको, वही जो आपका विनिमय अधिनियम है 1949 का, उसके तहत इनको मिल जाती है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। बैंक के ऋण परिचालन का आधार जमा है। मतलब क्या हुआ, बैंक जो है ना वो क्या कर रहा होता है, पैसे का किसी को उधार देता है, यही उनका बिजनेस है। तो वो जो उधार दे कैसे पाएगा जब कोई जमा नहीं करेगा, तो अगर जमा नहीं है तो उधार नहीं कर पाएगा। लेकिन उद्देश्य क्या होता है, लोगों को पैसे देना, क्योंकि वहीं से उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो यहां पर जो बात है वो है कि बेस जो है वो आपका डिपॉजिट्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट्स। ठीक है, किस चीज का, जो बैंक का पूरा ऑपरेशन है उसमें। अच्छा, क्या चीज हुई, क्योंकि बैंक ऋण लेता भी है और देता भी है। अच्छा, और क्या है, उधार लेने पर वे ब्याज देते हैं और ऋण देने पर उस राशि पर ब्याज लेते हैं। जो सीधी सी बात है, जिसको पैसे दिए उससे ब्याज लेंगे, जिससे पैसे दिए हैं, पैसे ले रखे हैं, उसको ब्याज दे देंगे, और उसके बीच में मार्जिन रहता है, उसी से इनका प्रॉफिट हो रहा होता है। दूसरी चीज क्या आती है, जमा स्वीकार करना, पहला पॉइंट हो गया। इन जमाओं को इसी के अंतर्गत दूसरा जो पॉइंट है वो है कैसे कैसे ले रहे होते हैं। तो अलग अलग तरह के अकाउंट्स रहते हैं। जो बिजनेसेस होते हैं उनको करंट अकाउंट खोलने की सुविधा हो जाती है, और इसमें काफी चीजें होती है, आप दिन में कई ट्रांजेक्शन कर सकते हो, इस तरह की चीजें। लेकिन इस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होता है, 0% का इंटरेस्ट मिलता है। करंट अकाउंट, चालू खाता बोलते हैं। आमतौर पर जो भी लोग हैं जो बचत को प्रोत्साहित कर रही होती है, और आप उसमें भी काफी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, उसको हम लोग बोल देते हैं कि अपना बचत खाता, सेविंग्स अकाउंट। अच्छा, और तीसरा आता है आपका निश्चितकालीन जमा खाते। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट्स की आपने 5 साल की एफडी बनवा ली। एफडी का मतलब भी समझ रहे क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट। आपने कभी कोई सुना होगा एफडी। एफडी मतलब क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये 3 तरह के नॉर्मली खाते बना करके आपके पैसे ले लेते हैं, जमा कर लेते हैं, फिर यही पैसा जो इकट्ठा हो जाता है वो कई लोगों को बांटना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हो जाता है, ये तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आमतौर पर लोग अपने सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं, है ना, और फिर एफडी भी रहता है। करंट अकाउंट कम लोगों का रहता है, जो लोग भी अपना बिजनेस वगैरह कर रहे होते हैं वो लोग इस तरह के अकाउंट्स खुलवा लेते हैं। अच्छा, फिर क्या है इसमें, ऋण देना, वो तो इनका एक काम हो गया जमा करना, और ऋण देने के लिए तो जमा ले रहे थे। तो लेंडिंग ऑफ फंड्स, जमा के माध्यम से जो प्राप्त राशि है उसमें से ऋण एवं अग्रिम, लोन्स एंड एडवांसेस बोल देते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में, और इसको हिंदी में ऋण एवं अग्रिम बोल देते हैं, देना। यह ऋण एवं अग्रिम अधिविकर्ष, अधिविकर्ष का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, नकद ऋण, ठीक है, आवधिक ऋण, उपभोक्ता ऋण, डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल्स तथा अन्य मिले जुले अग्रिमों के माध्यम से दिए जाते हैं। समझ लीजिए, सबका एक एक का मतलब समझाता हूं। जैसे मैंने आपको बताया, जब पैसे जमा किए जा रहे थे तो 3 तरह के अकाउंट से लोग कर रहे थे, करंट अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, और उनका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है। अब क्या हो रहा है, जो पैसे दे रहे हैं तो किस किस तरह से दे रहे हैं। एक तो होता है अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट। जिनका भी करंट अकाउंट होता है ना, उनमें से कुछ लोगों को बैंक की सुविधा देती है कि आपके पास पैसे नहीं भी रह जाएंगे फिर भी हम आपकी चेक को ऑनर कर देंगे, हम उसको अनादरित नहीं होने देंगे। मतलब क्या हुआ, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए है, मैंने 15,000 रुपए की चेक लिख दी, लेकिन मेरा बिजनेस अकाउंट है और बैंक को ये पता है कि ये बड़ा ट्रांजेक्शन करते रहते हैं मेरे में, तो इनको हम 5,000 रुपए जो इन्होंने एडिशनल का चेक लगा दी है वो भी हम दे देंगे। यानी कि इनके अकाउंट में नेट जो अमाउंट होगा वो 5,000 रुपए निगेटिव हो जाएगा, ऋण 5,000 रुपए का अमाउंट हो जाएगा। और इसी को जो लोग आप लोग अकाउंटेंसी भी पढ़ते हो तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, 5,000 रुपए का डेबिट बैलेंस रहेगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली आपके 500 को क्या मिलता है, क्रेडिट बैलेंस होता है अगर पॉजिटिव है तो ये डेबिट बैलेंस आपका दिखेगा 5,000 रुपए का। तो ये एक तरह से बैंक ने आपको क्या किया, लोन दे दिया। तो लोन जो दे दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा। तो इस तरह से आपको क्या दिया, ऋण दिया गया। तो ऋण देने का कौन सा तरीका हो गया, पहला तरीका अधिविकर्ष हो गया। दूसरा है आपको नगद ऋण दे दिया, आपको जरूरत है ऋण की, आपने अप्लाई किया, आपको मिल गया। ऐसे ही आवधिक ऋण की 5 साल के बाद से आप लौटाने स्टार्ट करोगे। इस तरह की चीजें मकान के लिए लोग ले लेते हैं, कार्स के लिए ले लेते हैं, पर्सनल काम के लिए ले लेते हैं, तो इस तरह का ऋण हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, उपभोक्ता ऋण। इसमें क्या है, जो भी कंज्यूमर्स हैं, वही मैंने बताया कि कई चीजों को आप कंज्यूम कर रहे हो उसके लिए आप लोन लेकर के पैसे ले सकते हो, तो वो हो जाता है आपका। फिर डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल्स, इसका मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए, थोड़ा सा कुछ कम लोगों को पता होगा। ट्रेड बिल्स क्या होते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई सामान उधारी पे दिया, ठीक, उस उधारी में ट्रेड बिल्स में 2 चीजें आ जाती हैं वैसे तो। एक हो जाता है बिल्स पेएबल, ठीक है, ये भी आप लोग क्योंकि अकाउंट्स के बच्चे इसलिए बता दे रहा हूं, कॉमर्स साइड में अपने को पता होना चाहिए। एक हो जाता है क्रेडिटर्स,
जो हमको उधार दे रहे हैं, और एक हो जाता है आपका बिल्स पेएबल। ठीक है, बिल आपने बना दिया और उसमें लिख दिया कि हाँ हम आपको पैसे वापस चुकाएंगे। तो अब बिल्स पेएबल वाला अगर हिस्सा आप ट्रेड पेएबल के अंदर वाला जब देखोगे तो इसमें होगा क्या, इसमें आपने मुझे एक बिल, मैंने आपको बिल बना करके दिया कि आपका 10,000 रुपए का पैसा बिल बन गया है और आपने मुझे पैसे दिए नहीं। अब मुझे पैसे की जरूरत है पहले, बट आप मेरे बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर हो, आप पैसे दे देते हो लेकिन मुझे जल्दी पैसे चाहिए। अब एक तो ये कंडीशन हो सकती है, दूसरी स्थिति कुछ और हो सकती है कि मैंने आपको पैसे बिल दिया, आप पर मुझे उतना ट्रस्ट नहीं है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैंने आपको उधार पैसे ही दिए, उधार सामान दे दिया, तो मुझे आपसे पैसे चाहिए। तो मैं उस बिल को ले जाकर के बैंक को दिखा सकता हूं कि भाई देखो मुझे 10,000 रुपए इनसे मिलना है, आप पैसे ले लेना इनसे 10,000, मुझे आप 9,000 रुपए ही दे दो। तो क्या कर दिया, 10,000 मिलना था कम पर दे दिया, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, डिस्काउंटिंग कर दी इन्होंने ट्रेड बिल्स की। तो उन्होंने क्या किया, आपको बैंक ने 9,000 रुपए दे दिया कि जाओ, और बैंक की सोची कि हम अपने 10,000 रुपए वसूल लेंगे इस इंसान से। ठीक, ऐसा भी हो रहा होता है। कई बार ऐसा होता है कि मुझे जल्दी पैसा चाहिए होता है, इसलिए मैं पहले से ही पैसे मांग लेता हूं कि आप 10,000 की जगह मुझे 9,500 रुपए दे दो, बाकी का आप 10,000 रुपए रख लेना, बाद में जब भी मिलेगा। तो दोनों ही कंडीशंस में क्या होती है, बैंक इस तरह की सर्विस भी दे रही होती है और एक तरह का लोन ही तो दे दिया, बैंक के पास तो कुछ था नहीं, बैंक ने सामान भी नहीं बेचा था, बैंक ने किसी और को जो पैसा मिलना था वो पैसे मिलने का अधिकार ले लिया, आपको पैसे दे दिए। तो ये क्या हो गया, ये भी ऋण देने का तरीका हो गया, है ना, इसको भी हम लोगों ने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। चेक सुविधा काफी इंपॉर्टेंट है। आप बिजनेस कर रहे हो, किसी और इंसान ने आपका सामान खरीदा, उसका अकाउंट किसी और बैंक में, किसी और ब्रांच में है, उसने आपको कैश ना देकर के चेक दे दी। अब उसने जो चेक बनाई है वो किसी और बैंक की, किसी और ब्रांच की है, वो चेक आपके अकाउंट में लग जाएगी, तो वो पैसा कलेक्ट करने का काम बैंक आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरे बैंकों पर लिखे चेक्स की राशि वसूल कर लेते हैं। चेक सर्वाधिक विकसित साख प्रपत्र है, मतलब क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें लोग चेक आपको इशू कर देते हैं, बहुत ज्यादा लोग चेक यूज कर रहे होते हैं, तथा बैंकों में जमा राशि को निकालने का एक विशिष्ट तरीका होता है। ठीक है, लोग चेक अपने आप ही खुद को पेमेंट दे रहे होते हैं। खुद को कैसे दे रहे होते हैं, बैंक से अगर कैश निकालना है तो लोग पहले चेक से बहुत निकाला करते थे। जमा पर्ची भरने का भी तरीका होता है, चेक से भी आप निकाल सकते हो। जमा पर्ची बोल रहा हूँ, सॉरी, पैसे निकालने की जो पर्ची होती है, तो इस तरह की चीजें हुआ करती थी। ये सारी चीजें, ये आपको दो उदाहरण दे रखे हैं। एचडीएफसी बैंक की चेक है, पे अंकित शर्मा जी को पे किया जा रहा है, कितना, और बेरर। तो दो तरह की चेक्स रहती है, एक होती है बेरर चेक और दूसरी होती है आपकी, आप ऐसे करके दो लाइन खींच देते हो, देखो लाल रंग की लाइन खींची हुई है, तो ये क्या हो जाता है, ये अकाउंट पे हो जाती है, उसी अकाउंट में जमा होगी जो अकाउंट नंबर है। तो यहाँ पर जो भी अकाउंट नंबर आपका लिखा रहेगा उसमें चली जाएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, या तो अंकित शर्मा या फिर बेरर। बेरर अगर मतलब यहाँ पर आपने कोई लाइन नहीं ऊपर खींची हुई है, देखो अगर आप इसको ऐसा करके लाइन खींच दोगे तो ये भी क्या बन जाएगी, अकाउंट पे ही वाली चेक बन जाएगी। तो आपने ये तो किया नहीं है यहाँ पर, इसीलिए नॉर्मली ऐसा कर देना चाहिए, इससे सुरक्षा बढ़ जाती है। यहाँ पर क्या हो जाता है, ये बेरर, बेरर मतलब जिसके पास भी चेक है उसको पैसा मिल जाएगा, ऐसा हो जाता है। को कितना रुपए देना है, जो भी रुपए देना है वो सब कर करके यहाँ पर आप साइन कर देते हो अपने। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो हम लोगों को नॉर्मली जो भी चेक आप आगे कभी ना कभी भविष्य में जरूर प्रयोग करोगे, तो दो लाइन खींच दोगे तो उस अकाउंट में ही सीधे जमा हो रही होती है, उससे सुरक्षा बढ़ जाती है। और अभी क्या करते हैं, इसी के पीछे का जो हिस्सा होता है ना, उसमें अपना मोबाइल नंबर लिख देते हैं लोग। क्या कर देते हैं कि मान लो कोई दिक्कत हुई तो आपको कोई मोबाइल पे बैंक का कर्मचारी आपको फोन करके बता सकता है कि भाई साहब ये दिक्कत हुई थी, इस वजह से हम आपको ये चेक नहीं इश्यू हो पाई, ऑनर नहीं हुई, ये सारी चीजें हो जाती है। चेक सुविधा मैंने बताया काफी इंपॉर्टेंट है। दो तरह के रहते हैं, वही बेरर चेक और दूसरा क्रॉस चेक इसको बोल देते हैं, जिसमें आप दो लाइन ऐसे करके क्रॉस कर देते हो। अच्छा, फिर क्या है आपका धन का हस्तांतरण। रेमिटेंसेस एक शब्द होता है, यहाँ पे रेमिटेंस लिखा हुआ है। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, मेनली जिस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग रेमिटेंस को यूज करते हैं, कोई भारत का इंसान है, अपना गांव में काम करता था, यहाँ पे उतने पैसे उसको नहीं मिल रहे थे, वो दुबई चला गया, वहां पे जाकर के मेहनत मजदूरी कर रहा है, लेकिन वहां पर उसको करीब करीब 25,000 रुपए मिल जा रहा है। यहाँ पर तो मजदूरों को 5,000 रुपए मिल रहा है। तो इंसान सोचता है कि 5 साल रहूंगा वहां पे, जाकर काम करूंगा, सफिशिएंट पैसा इकट्ठा कर लूंगा। तो ऐसे में वो इंसान वहां से अपने परिवारीजनों को पैसे भेजता है, वो तो आ नहीं सकता, कैसे भेजेगा, तो बैंक से सुविधा प्रदान करती है। दूसरे देशों से भी होता है, एक ही देश में एक ही हिस्से से दूसरे हिस्से, जैसे गोरखपुर के कुछ लोग हैं जो तमिलनाडु में और केरला में जाते हैं लकड़ी का काम करने वाले। मैं एक बार आपकी सागर नाम की ट्रेन से जा रहा था, तब मेरी उन लोगों से कुछ बात हुई थी। तो बहुत सारे लोग हैं जो देश के अंदर ही कुछ कुछ महीनों के लिए जाकर के किसी दूसरी जगह पर काम करते हैं, वहां पे पैसे कमा करके अपने घरों में वापस भेज रहे होते हैं, तो वो सारा पैसा भी किसके बैंक के थ्रू पहुंचाया जा रहा होता है। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट सर्विस है जो हमारी कॉमर्शियल बैंक्स देती हैं, धन का हस्तांतरण अपनी शाखाओं के तंत्र के माध्यम से, क्योंकि इनकी एक ब्रांच मुंबई में भी है, केरला में भी है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो जैसे इंटरनेशनल बैंक बहुत सारी जगह पर है, फ्रांस में भी है। मेरे एक फ्रेंड थे, उसके पिताजी
फ्रांस में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फ्रांस में एक ब्रांच थी जिसमें वो मैनेजर हुआ करते, तो वहां पर आपने पैसा डाले, वहां से सीधे सीधे यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं का नेटवर्क है ना, उनकी शाखाएं इतनी ज्यादा हैं। तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं। धन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक, ये भी हुआ। फिर क्या हुआ आपका धन का हस्तांतरण, वही उसी में एक पॉइंट है, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू कर देते हैं। ड्राफ्ट बनवाने का काम भी आपको आएगा, कभी कभी परीक्षा वगैरह दोगे, कहीं फीस जमा करोगे तो भी ड्राफ्ट के थ्रू आ रहा होता है। फिर भुगतान आदेश, जिसको हम लोग बोल देते हैं कि पे ऑर्डर हो जाता है, तो या तो ड्राफ्ट बनाते हो या फिर आप पे ऑर्डर बनाते हो, यही दोनों सबसे ज्यादा चलते हैं वैसे तो, और साथ में उसी को पे ऑर्डर लिखा हुआ है। या फिर डाक द्वारा भी आप हस्तांतरित कर सकते हो, ये कम कर रहे होते हैं। बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर काफी ज्यादा कॉमन है। ठीक, तो ये ऐसा बैंक ड्राफ्ट, ये वैसे एक्चुअली ऐसा फॉर्मेट नहीं दिख रहा होता। अब तो हम लोग, ये तो आपको ई बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग है, सबसे सही बोलूं तो ई बैंकिंग में भी मोबाइल बैंकिंग थोड़ा आगे का स्टेप आया है, तो उसकी बात यहाँ पर ये फुट लगी हुई है, तो डायरेक्टली इसको हम इंटरप्रेट नहीं करेंगे इस तरह से। अभी क्या हुआ आपका पांचवा क्या है, सहयोगी सेवाएं। बहुत सारी ऐसी सेवाएं जो अलाइड, जैसे मैंने आपको बताया कि अंडर राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आपको डिवेंचर्स इशू करने हैं या फिर आपको शेयर्स इशू करने हैं कंपनी के, तो वहां पर भी अंडर राइटर की तरह काम कर देते हैं। और आपको लॉकर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बिलों का पेमेंट करना है, लॉकर की सुविधा है, आपको पैसे अपना जो भी हीरे जवाहरात है, जो भी आपका खजाना है वो छिपा करके रखना है, चोरी चपाटी ना हो जाए तो बैंक के पास रख सकते हो। अभी गोपन सेवाएं, इसको अंडर राइटिंग बोलते हैं। ठीक है, अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है कि आप वो शेयर्स आपकी कंपनी का इशू कर रहे हैं, वो करने में आपकी मदद कर रहे हैं, और वहां पे कुछ कुछ चीजों का आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो वहां पर आपको अंडर राइटर की आवश्यकता होती ही है, तो उसमें बैंक्स काम कर जाती हैं। ऐसे ही ये लोग डीमैट अकाउंट भी खोलने की सुविधा देते हैं, डायरेक्टली नहीं, मतलब जिसमें आप शेयर्स खरीद और बेच पाते हो, तो ये सारी सुविधाएं भी मिल जाती हैं। ऐसे ही उसमें हालांकि और प्लेयर्स भी हैं, नॉट नेसेसरली बैंक्स ही ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बैंक्स भी वो सुविधाएं दे सकती है। फिर क्या हो जा रहा है, निर्देशानुसार अंशों और ऋणपत्रों का क्रय विक्रय करना। कई बार बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं बैंक्स के जो बोल देते हैं कि आपको अगर इतने प्राइस पे शीट मिले तो शेयर्स खरीद लेना, या इतने प्राइस में डिवेंचर्स मिले तो खरीद लेना। तो बड़े क्लाइंट से बैंक को फायदा होता है, उनको बहुत ज्यादा अमाउंट मिल रहा होता है, तो वो उनकी सारी बातें मान रहे होते हैं। तो इस तरह की चीजें क्या हो जाती है, ये सारे आपके वाणिज्यिक बैंक के कार्य हैं। इसको मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया है, इसलिए समझाया है क्योंकि ये बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पूरी अर्थव्यवस्था में इंपॉर्टेंट है और हमारी रोजमर्रा की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इनसे जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो हमारे व्यवहारिक जीवन में इतनी महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको थोड़ा ठीक से समझना चाहिए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा समय दिया। अब इसी चैप्टर को आगे अपना कंटिन्यू करेंगे अपने अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए। आप लोग हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको सपोर्ट मिलता है, आपका प्यार मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है, और भी अच्छा काम करने की इंस्पिरेशन मिलती है। हम लोग मिलते रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे। 11th क्लास का, ये 12th क्लास के बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, दिसंबर एंड तक हम लोग अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, अकाउंटेंसी का, बिजनेस स्टडीज का और साथ में इकोनॉमिक्स का। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।